आज हम लोग इस वीडियो में कौटिल्य क्लासेस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट्स दिया गया है उसको देखते हैं। देखिएगा क्या है। पहला पॉइंट क्या है, परमाणु की कक्षाओं KLM में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² नियम से किया जाता है। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो k कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 2। n बराबर 2 रखते हैं तो l कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 होगा। n बराबर 3 रखते हैं तो m कक्षा में कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार n बराबर 4 रखते हैं तो n कक्षा में कितना होगा 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला पॉइंट क्या है, परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है -1.6062 इंटू 10⁻19 कूलॉम होता है। एक कूलॉम बराबर कितना होता है, एक कूलॉम का मान कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान में केवल निगेटिव और पॉजिटिव का अंतर होता है। इसमें देखिए प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन राशि। न्यूट्रॉन क्या आवेशहीन राशि है, Q बराबर NU होता है। इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, इसी से कूलॉम का मान निकालते हैं। इस प्रकार इतना आता। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाओं हमेशा धनात्मक से आरंभ होती है तथा ऋणात्मक पर समाप्त होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। स्थिर वैद्युत को घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रतिरोधकता का मान ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मान रेजिस्टिविटी का मान क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका मान 25 डिग्री पर निर्दिष्ट होता है, 25 डिग्री C पर निर्दिष्ट होता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्राकृतिक व ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्राकृतिक व ताप पर निर्भर करता है। मानक प्रतिरोध का निर्माण मैग्नीन द्वारा होता है। मानक प्रतिरोध का निर्माण मैग्नीन द्वारा होता है। ओम के नियम AC व DC दोनों पर लागू होता है। आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है व आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होगा व आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा। आप इसको इस तरह भी कोई भी आमीटर मापने के लिए तो उसको हम क्या रखेंगे, प्रतिरोध उसमें न हो उसको हम यूज करेंगे। अब देखिए क्या है, अगला पॉइंट क्या है, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च व आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है व आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध निम्न व आदर्श वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च, धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च व आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। किरचॉफ्स का धारा नियम KCL, इसको KCL नियम कहते हैं। KCL लॉ आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। KCL आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ्स का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट 1 किलो वाट आवर बराबर कितना कैलोरी होता है, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 860 किलो कैलोरी होता है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला पॉइंट क्या है, कैपेसिटर में प्रतिबाधा आवृत्ति को, कैपेसिटर में प्रतिबाधा जो होता है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण DC में संधारित्र खुले परिपथ ओपन सर्किट के भांति कार्य करता है। कैपेसिटर में इम्पीडेंस
जो होता है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण क्या है, डीसी में संधारित्र खुले परिपथ के भांति कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या संधारिता। संधारिता स्थिर आवेश के रूप में स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा संग्रहित करता है। ई बराबर हाफ CV²। और एक होता है ई बराबर Q²/2C। प्रेरकीय समानता कुंडली में ऊर्जा को चुंबकीय रूप से संग्रहित करता है। ई बराबर और होता है हाफ LI² जूल। प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, एक्सेल बराबर ओमेगा एल बराबर या ओमेगा एल या 2πfl होता है। ध्यान रखेंगे इसको, पूछता डायरेक्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछता। धारतीय प्रतिघात XC बराबर 1/ωc और या आप बोल सकते हैं इसको 1/2FC ओम होता है। प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, Z बराबर √R² + XL - XC का होल स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे। क्या होता है पीक फैक्टर, शिखर गुणांक। शिखर गुणांक में KP बराबर अधिकतम मान बटा RMS मान, अधिकतम मान बटा RMS मान होता है। फॉर्म फैक्टर KF बराबर क्या होता है, RMS का मान बटा औसत मान होता है। श्रेणी अनुनाद में स्थित। श्रेणी अनुनाद में स्थित क्या होता है, श्रेणी अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, श्रेणी अनुनाद में स्थित प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होती है। इसको अब ध्यान रखेंगे। क्या है, श्रेणी अनुनाद की स्थिति, श्रेणी अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होती है। अगला पॉइंट क्या है, समानांतर अनुनाद में प्रतिबाधा अधिकतम व धारा न्यूनतम होता है। श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में न्यूनतम व धारा अधिकतम होता है। समानांतर में क्या होगा, अधिकतम व न्यूनतम, धारा न्यूनतम होगा और प्रतिबाधा अधिकतम होगा। एम्पीडेंस मैक्सिमम और करंट न्यूनतम मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू फेजों के लिए कालांतर हमेशा 90 डिग्री होता है। टू फेज के लिए कालांतर जो होता है 90 डिग्री होता है, वह 3 फेज के लिए 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री होता है। टू फेज के लिए कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री, व 3 फेज के लिए कालांतर कितना होता है, 120 डिग्री होता है। वो देखिए क्या है, स्मूथिंग किसको कहते हैं, स्मूथिंग किसको कहते हैं, स्मूथिंग कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देते हैं। आग बुझने की प्रक्रिया को स्मूथिंग कहते हैं। मैंने आग ऑक्सीजन की जो होता है, ऑक्सीजन किसी तरह हम रोक देंगे तो उससे आग बुझ जाएगी, तो वह स्मूथिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, स्टार्विंग आग। स्टार्विंग से क्या होता है, स्टार्विंग प्रक्रिया क्या है, आग से ईंधन तत्व को हटाने की प्रक्रिया को स्टार्विंग कहलाती है। जो ईंधन है उसको हटा देंगे किसी तरह से तो वह स्टार्विंग हो जाएगा। कूलिंग, पानी की सहायता से आग को कम करने की प्रक्रिया को कूलिंग कहते हैं। पानी की सहायता से आग को कम करने की प्रक्रिया को कूलिंग कहते हैं। हॉलोन अग्निशामक क्या है, यह हॉलोन अग्निशामक या विद्युत आग बुझाने के काम में आता है। हॉलोन वास्तव में कैल्शियम टेट्राक्लोराइड एवं BCF BCF का क्या होता है, ब्रोमो क्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन का मिश्रण होता है। तांबा कॉपर की तुलना में जो एल्युमिनियम की चालकता होती है 60.6% होती है और भार 50.50% होती है। कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता 60.6% और भार 50.5% होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, हमेशा इसे पूछा जाता है। तांबे का गलनांक होता है 1083 डिग्री सी। तांबा कॉपर का कितना होता है, कॉपर का गलनांक 1083 डिग्री सी होता है और सिल्वर का गलनांक कितना होता है, 960 डिग्री सी होता है। एल्युमिनियम का गलनांक
660 डिग्री सी होता है। एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है? 660 डिग्री सी होता है। कठोर सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री से ऊपर होता है। कठोर सोल्डर का गलनांक हो 450 डिग्री से ऊपर होता है। नर्म सोल्डर का गलनांक 450 से कम होता है। नर्म सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबाधा को सोल्डर करने में उपयोग में लिया जाता है। नर्म सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक नर्म सोल्डर जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को सोल्ड करने में प्रयोग में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में टीन कितना प्रतिशत होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में टीन 63%, शीशा 37%। इलेक्ट्रॉनिक कार्य में टीन कितना लेंगे? 63%, शीशा 37%। और इसका गलनांक कितना होगा? 183 डिग्री सी होगा। इलेक्ट्रिकल कार्यों में टीन 60% लेंगे और शीशा 40%। और इसका गलनांक क्या होगा? 185 डिग्री सी होगा। देखिए क्या है अगला, ट्रांसफार्मर का है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसको म्यूचुअल इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में प्रमित्र किसको कहते हैं? ट्रांसफार्मर को प्रमित्र में दोनों बाइंडिंग विद्युतीय रूप से पृथक जबकि चुंबकीय रूप से संयोजित रहती है। ट्रांसफार्मर में दोनों बाइंडिंग जो होता है विद्युतीय रूप से पृथक जबकि चुंबकीय रूप से संयोजित रहता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के बीच का प्रतिरोध का मान अनंत होता है। ट्रांसफार्मर में ऐसे जो रहता है देखिए, और द्वितीयक में क्या होता है? इसके बीच का प्रतिरोध जो होता है का मान अनंत होता है। ट्रांसफार्मर प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के बीच का प्रतिरोध का मान इन्फिनिटिव होता है। ट्रांसफार्मर में केवल ट्रांसफार्मर जो है एसी पर कार्य करता है। और अगर इसको डीसी देंगे, डीसी आपूर्ति दी जाएगी तो प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। डीसी ट्रांसफार्मर होता है जो डीसी पर कार्य नहीं करता है, केवल एसी पर कार्य करता है। यदि हम इसको डीसी देते हैं तो इसका प्राइमरी कॉइल जल जाएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है। परिमित ट्रांसफार्मर की शक्ति गुणांक लोड पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक जो होता है लोड पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर कोर सामान्यतः सिलिकॉन स्टील से निर्मित होती है। इसका जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है सामान्यतः सिलिकॉन से निर्मित होता है। यदि परिमित ट्रांसफार्मर को कोर सिलिकॉन स्टील के स्थान पर ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है सिलिकॉन स्टील के स्थान पर वायु कोर का प्रयोग किया जाए तो इसमें आयरन हानियाँ शून्य हो जाएगी। सिलिकॉन स्टील के स्थान पर यदि वायु कोर का प्रयोग करेंगे तो आयरन हानि इसमें नहीं होगा, शून्य हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है? उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। उच्च फ्रीक्वेंसी वाले हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का वर्त अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। अगला पॉइंट क्या है? ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रति टर्न का मान प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में समान रहता है। परिमित्र में यानी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रति टर्न का मान प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में समान रहता है। अगला पॉइंट क्या है? ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स का मान धारा पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स का मान धारा पर निर्भर करता है। क्या है देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसको ध्यान भी रखेंगे, पूछता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर में जो हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है वो किस कारण देती है? ट्रांसफार्मर में आप जाते होंगे तो ट्रांसफार्मर में एक हन का आवाज़ सुनाई देता है, उसको मैग्नेटोटेक्शन
प्रभाव पर आवाज़ आता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के प्रभाव के कारण हमिंग का आवाज़ आता है। और इसमें नियत फ्लक्स डिवाइस लोड में परिवर्तन से भी नियत रहता है। ट्रांसफार्मर नियत फ्लक्स डिवाइस लोड में परिवर्तन से भी नियत रहता है। नो लोड पर यदि लोड हम नहीं देंगे तो उसका पावर फैक्टर 0.25 से 0.35 के बीच होगा। आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी कॉइल के बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होगा? यदि आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच का जो होगा बाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध 0 होगा। प्रतिष्ठम्भ लीकेज फ्लक्स भी 0 होगा। यदि आदर्श ट्रांसफार्मर है तो प्रतिष्ठम्भ और लीकेज फ्लक्स जो होता है वो भी 0 होगा। और आदर्श ट्रांसफार्मर को दक्षता 100% होती है। V1 व E1 के मध्य 180 डिग्री का कालांतर होता है। V1 व E1 के मध्य 180 डिग्री का कालांतर होता है। खुला परिपथ परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर में क्रोड हानि व लघु परिपथ में परीक्षण के द्वारा ताम्र हानि ज्ञात की जाती है। खुला जब ओपन सर्किट होगा तो परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर में क्रोड व लघुपथन में परीक्षण के द्वारा ताम्र हानि ज्ञात की जाती है। अधिकतम दक्षता का शर्त ताम्र हानि बराबर लौह हानि होता है। परिमित्र का पूर्ण दिवस क्षमता वितरण परिमित्र के लिए उपयोग की जाती है। अधिकतम दक्षता बराबर क्या होता है? कोर लॉस बराबर कॉपर लॉस। अधिकतम दक्षता बराबर क्या होता है? कोर लॉस बटा कॉपर लॉस। ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन का उपयोग किस लिए करते हैं? सेल्फ इंडक्शन जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम बूस्टर व वोल्टेज स्टेबलाइजर में करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इसमें एक कुंडलन होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में इसमें एक कुंडलन होती है। इसमें ताम्र पदार्थ की बचत होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर जो मटेरियल है कॉपर पदार्थ की बचत होती है तथा इसकी शक्ति की स्थानांतरण प्रेरकीय व चालकता दोनों रूप में होती है। प्रेरकीय स्थानांतरित शक्ति 1K भी होता है। चालकीय स्थानांतरण शक्ति KVA में होता है। अगला देखिए क्या है? ट्रांसफार्मर में श्वसन की क्रिया के दौरान विदर्भ वायु से नमी को अवशोषित करता है। ट्रांसफार्मर में एक विदर्भ होता है वो जो क्या करता है वायु में जो नमी है उसको अवशोषित करता है। अब विदर्भ में सिलिका जेल कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। सिलिका जेल होता है जो कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। सिंगल फेज मोटर जो होता है लेंज के नियम पर कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या है? सिंगल फेज मोटर जो होता है लेंज के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य होता है। सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य होता है। एकल फेज प्रेरण मोटर होता है। एकल फेज प्रेरण मोटर प्रारंभिक कुंडलन बराबर उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व। पतला तार रंगीन कुंडलन निम्न प्रतिरोध व उच्च प्रेरकत्व। मोटा तार। एकल फेज प्रेरण मोटर क्या क्या होता है देखिएगा। प्रारंभिक कुंडलन जो होता है प्रारंभिक कुंडलन बराबर क्या होता है? उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व। उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व होता है पतला तार से। रंगीन कुंडलन में निम्न प्रतिरोध व उच्च प्रेरकत्व मोटा तार। स्टेपर मोटर क्या होता है? स्टेपर मोटर में क्या होता है? पदों में एक निश्चित कोण के लिए घूमती है। स्टेपर मोटर का उपयोग फ्लैक्स मशीन, बिलिंग मशीन, कैमरा, लेंस, स्कैनर आदि में किया जाता है। अब केंद्रीय
अब केंद्रीय स्विच मोटर की गति को सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग बाइंडिंग को सप्लाई से कट करता है। अब केंद्रीय स्विच क्या है? मोटर की गति को सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग बाइंडिंग को सप्लाई से कट करना। संख्या प्रणाली में सबसे दायां यानी राइट साइड अंक न्यूनतम सार्थक अंक व सबसे बायां में लेफ्ट में अंक अधिकतम सार्थक अंक होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। इस तरह देखे होंगे क्या है, जो राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, तो ये क्या है? लेफ्ट साइड हो गया तो लीस्ट यानी न्यूनतम हो गया और ये अधिकतम हो गया। अगला देखिए, बाइनरी में प्रत्येक डिजिट को बीट कहा जाता है। बाइनरी में प्रत्येक डिजिट को बीट कहा जाता है। चार बीट का एक समूह निबल होता है। 4 बीट का समूह एक निबल होता है। 4 बीट का समूह एक निबल होता है, ध्यान रखेंगे इसको। 8 बीट का समूह 1 बाइट या 2 निबल होता है। 8 बीट का समूह 1 बाइट या 2 निबल होता है। बीसीडी कोडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल को 8421 कोड में भी कहते हैं। बीसीडी कोड को क्या कहते हैं? 8421 कोड भी कहा जाता है। बीसीडी कोड को 8421 माने इस तरह हम करते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, इसी तरह को इसको बीसीडी कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बीसीडी कोड 4 बीट बाइनरी कोड कहते हैं। बीसीडी कोड को 4 बीट बाइनरी कोड कहते हैं। ASCII कोड को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक 7 बीट कोड होता है। 7 बीट कोड होता है। ASCII कोड में 128 कैरेक्टर्स होते हैं। ASCII कोड का प्रयोग पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड, लाइन प्रिंटर आदि में किया जाता है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है? इस तरह यदि a प्लस बी प्लस सी पर पूरा पर बार लगाते हैं तो ई अलग में बदल देता है, एंड गेट होता है। एंड गेट की तरह ही कार्य करता है, बार अलग अलग हो जाता है। और ये और गेट में क्या करते हैं? जब वो a डॉट b डॉट c है तो a प्लस बी प्लस सी होता है। जब बार है जो सब पर अलग अलग बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉर तथा नैंड गेट की सहायता से नॉट गेट, एंड गेट, और गेट तथा अन्य गेट बनाए जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल गेट पूछा जाता है। यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है? यूनिवर्सल गेट होता है नॉर गेट तथा नैंड गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा है? नैंड गेट और नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन है? नॉर गेट तथा नैंड गेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मल्टीप्लेक्सर में अनेक इनपुट लाइन होती है, इनमें आउटपुट लाइन की संख्या 1 होती है। मल्टीप्लेक्सर इस तरह का होता है, इसमें देखिए अनेक इनपुट दिया जा रहा है, आउटपुट डॉट n तक है, आउटपुट केवल 1 है। और इसका जो होता है, इसमें इसका जो आउटपुट होगा उस सिलेक्टर लाइन पर निर्भर करता है। इसको सिलेक्टर लाइन कहते हैं। देखिए क्या है, और ये 2n/1 के फॉर्म में होता है। तो 2 पर पावर n जो है इनपुट संख्या दिखाएगा, n होगा जो n होगा, यहाँ n है तो ये हो जाएगा जो सिलेक्टर लाइन पर निर्भर करेगा। सिलेक्टर डाटा इसको बोलते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कौन सा माने किसको लाना है आउट पर, यहीं से निर्भर होता है। देखिए एक मल्टीप्लेक्सर डाटा का चयन डाटा सिलेक्टर का कार्य करता है। TTL लॉजिक परिवार में प्रचलित करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई का प्रयोग किया जाता है तथा इसका फैन इन व फैन आउट फैक्टर 8 व 10 होता है।
टीटीएल लॉजिक परिवार का प्रचलन करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई का प्रयोग किया जाता है तथा इसका फैन इन व फैन आउट क्रमशः 8 व 10 होता है। ईसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? इमीटर कपल्ड लॉजिक होता है तथा इसकी स्विचिंग गति ऊंच होती है। ईसीएल का स्विचिंग गति क्या होता है? ऊंच होता है। ईसीएल का स्विचिंग गति ऊंच होता है। इसका क्या होता है? ईसीएल का पूरा नाम इमीटर कपल्ड लॉजिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फुल एडर का निर्माण एंड गेट, एक्सॉर गेट एवं और गेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 इनपुट व 2 आउटपुट होते हैं। 3 इनपुट व 2 आउटपुट होते हैं। फुल एडर का निर्माण किससे होता है? फुल एडर का निर्माण एंड गेट, एक्सॉर गेट और गेट के प्रयोग से किया जाता है। इसमें 3 इनपुट व 2 आउटपुट होते हैं। दो हाफ एडर की सहायता से को मिलाकर एक फुल एडर बनाया जाता है। दो हाफ एडर को मिलाकर के एक फुल एडर बनाया जाता है। देखिए हाफ एडर क्या है? हाफ एडर यह 2 बिट को ऐड करता है। हाफ एडर क्या है? 2 बिट को ऐड करता है। इसमें एक एक्सॉर गेट प्लस एंड गेट की सहायता से हम बनाते हैं, या 5 गो एंड गेट और 5 गो नॉर गेट लगाएंगे तो हाफ एडर बनेगा। और फुल एडर जो है 3 बिट को ऐड करता है। फुल एडर कितने बिट को ऐड करता है? 3 बिट को ऐड करता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर को 1 टू मेनी या डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक इनपुट व एक से अधिक आउटपुट होते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है इसका अपोजिट मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर देखे थे तो डी मल्टीप्लेक्सर इसका अपोजिट होता है। इसमें एक इनपुट व अनेक आउटपुट मिलता है। ओके, देखिए नेक्स्ट वन क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट को बनाने के लिए कॉम्बिनेशनल गेट व मेमोरी फ्लिप फ्लॉप दोनों की आवश्यकता होती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट केवल प्रेजेंट वैल्यू पर निर्भर करता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट प्रेजेंट वैल्यू व प्रीवियस वैल्यू दोनों पर निर्भर करते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग कि सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है, मेमोरी भी होता है जो पिछले वाले को भी कवर करके रखता है। अगला पॉइंट क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो एक बिट बाइनरी को इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप को बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप को बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 अस्थायी स्टेट होते हैं। फ्लिप फ्लॉप को बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 स्टेबल स्टेट होते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट व एक आउटपुट होता है। डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट व एक आउटपुट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए जहाँ डी फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप भी होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में हम लोग फीडबैक का प्रयोग करते हैं। इसमें पूछा जाता है जे और के 1 रहेगा तो क्या होगा? कौन सा अति होगा? जे बराबर 1 और के बराबर 1 रहेगा तो टॉगल कर जाएगा। और रीसेट कब होता है? जब जे बराबर 0 के बराबर 1 होगा तो रीसेट हो जाता है, और जे बराबर 1 और के बराबर 0 होता है तो सेट की स्थिति में होता है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का एक समूह होता है। रजिस्टर जो होता है फ्लिप फ्लॉप का एक समूह होता है जिसकी सहायता से डेटा को समानांतर व श्रेणी क्रम में ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर का एक समूह होता है जिसकी सहायता से डेटा को समानांतर व श्रेणी क्रम में ट्रांसफ़र करते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है? रजिस्टर का एक समूह होता है जिसकी सहायता से हम लोग श्रेणी व समानांतर क्रम में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं तथा इसमें एक इनपुट तथा 2 आउटपुट होते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं तथा इसमें एक इनपुट तथा 2 आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
जेके फ्लिप फ्लॉप का मुख्य समस्या रेस अराउंड कॉम्बिनेशन है। जेके फ्लिप फ्लॉप का मुख्य समस्या रेस अराउंड कंडीशन है। जेके फ्लिप फ्लॉप का मुख्य समस्या रेस अराउंड कंडीशन होती है, जिसे मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप द्वारा निवारण किया जाता है। जेके फ्लिप फ्लॉप का मुख्य समस्या एक क्या है? रेस अराउंड कंडीशन, मैंने टॉगल की संख्या अधिक हो जाता है, अधिक बार टॉगल कर जाएगा तो रेस अराउंड कंडीशन में हो जाता है, जिससे मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप द्वारा निवारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप पॉइंट क्लॉक को सिंक्रोनस में कार्य करते हैं, जबकि असिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनिज्म में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? काउंटर के निर्माण में मुख्य रूप से फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। काउंटर के निर्माण में मुख्य रूप से फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। काउंटर के निर्माण में मुख्य रूप से फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। कुचालक का ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। कुचालकों का ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। कुचालकों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कुचालक का ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। कुचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्या है? चालकों में संयोजी बंध तथा चालक बंध के मध्य ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। चालकों में संयोजी बंध तथा चालक बंध के मध्य ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। चालकों का ताप गुणांक धनात्मक होता है। कुचालक में क्या था? ताप गुणांक निगेटिव था और चालक का ताप गुणांक पॉजिटिव है। और अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अर्धचालक का ऋणात्मक होता है। हम कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, कुचालक और अर्धचालक का ताप गुणांक निगेटिव होता है और चालक का ताप गुणांक पॉजिटिव होता है। अगला पॉइंट क्या है? अर्धचालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के कारण दोनों होता है। अर्धचालक में आवेश वाहक होता है, जो अर्धचालक में आवेश का वाहक होता है, इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों होता है। सिलिकॉन में लीकेज धारा नैनो एम्पियर में होती है। सिलिकॉन में लीकेज धारा नैनो एम्पियर में होती है, जबकि जर्मेनियम में लीकेज धारा माइक्रो एम्पियर में होती है। सिलिकॉन में लीकेज धारा नैनो एम्पियर में होती है, जबकि जर्मेनियम में लीकेज धारा माइक्रो एम्पियर में होती है। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का तापीय स्थायित्व उच्च होता है। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का तापीय स्थायित्व उच्च होता है। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का तापीय स्थायित्व क्या होता है? उच्च होता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालकों में अशुद्धियाँ जो मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यदि शुद्ध अर्धचालक को पंच संयोजी यानी पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन मिलाई जाए तो इन प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ट्रिपल स्टार मार दीजिए। ये हमेशा पूछा जाता है कि देखिए क्या है, यदि शुद्ध अर्धचालकों में पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ कौन कौन होता है? फास्फोरस को मिला के कर सकते हैं, आर्सेनिक को, एंटीमनी को, नाइट्रोजन को तो इस प्रकार एन अर्धचालक का निर्माण होगा। पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन को डोनर अशुद्धियाँ भी कहते हैं, यानी दाता अशुद्धि कहते हैं। किसको? पंच संयोजी पेंटावैलेंट को क्या कहते हैं? पेंटावैलेंट को डोनर अशुद्धियाँ कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी टेरावैलेंट अशुद्धियाँ जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम मिलाए जाए तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ को ग्राही एक्सेप्टर अशुद्धियाँ कहते हैं। पेंटा को क्या कहते हैं? तो डोनर। और त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ को ग्राही एक्सेप्टर कहते हैं।
कमरे के ताप पर थर्मल वोल्टता क्या होता है? 26 मेगा वोल्ट, 26 MV होता है। कमरे के ताप पर थर्मल वोल्टता 26 MV होता है। अर्धचालक में आवेश वाहकों इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के असमान घनत्व के कारण प्रवाहित धारा वितरण धारा कहलाती है। अर्धचालक में आवेश वाहक यानी आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल्स में हो गए के असमान घनत्व के कारण प्रवाहित धारा विसरण धारा डिफ्यूजन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अर्धचालक के आवेश वाहकों को बहाव वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लागू विद्युत क्षेत्र को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ध्यान रखेंगे इसको। आवेश गतिशीलता यानी सिलिकॉन के और जर्मेनियम के। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कितना? 1300 और गति जर्मेनियम में 3800 हो जाएगा। हॉल्स कितना होता है? इसमें 500, इसमें 1800। जर्मेनियम का गतिशीलता अधिक होता है। शुद्ध अर्धचालक को फर्मी ऊर्जा अंतराल निषिद्ध ऊर्जा अंतराल के मध्य होता है। शुद्ध अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा अंतराल निषिद्ध ऊर्जा अंतराल के मध्य होता है। एन अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा अंतराल चालक बैंड के ठीक नीचे होता है। एन अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा अंतराल चालक बैंड के ठीक नीचे होता है। पी अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा अंतराल संयोजी बैंड के ठीक ऊपर होता है। कि पी संधि डायोड, इस युक्ति में पी अर्धचालक सिरे को एनोड ए तथा एन अर्धचालक में सिरे को कैथोड कहते हैं तथा दोनों के बीच वाले क्षेत्र को डिप्लेशन रीजन कहते हैं। डिप्लेशन रीजन यानी अपक्षय क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अपक्षय क्षेत्र संधि के पास इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के पुनः संयोजन रिकम्बिनेशन के कारण उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट क्या है? डिप्लेशन लेयर में केवल अचल आयन इनमूवेबल होते हैं। सामान्यतः सिलिकॉन Si के लिए बैरियर पोटेंशियल का मान 0.7 होता है तथा जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल का मान 0.3 होता है। पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन देखिए S से 7 लिखते हैं, A7 होता है। S से 7 सिलिकॉन के लिए 7 हो गया और जर्मेनियम के लिए थी। जब से S से 7 हो गया सिलिकॉन में S लिखते हैं, I7 हो गया, S से 7। जब E7 होता है तो E3 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। जीनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट या इससे कम वोल्टेज पर घटित होता है। जीनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट या इससे कम वोल्टेज पर घटित होता है। एवलांच ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से अधिक पश्चगामी वोल्टेज पर होता है। जीनर डायोड उच्च डोपिंग हाई डोपिंग का पीएन डायोड होता है। जीनर डायोड उच्च डोपिंग हाई डोपिंग का पीएन डायोड होता है। पश अभिनीत रिवर्स बायस में जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। रिवर्स बायस में जीनर डायोड का उपयोग, सीधा समझिए, रिवर्स बायस में जीनर डायोड का जो उपयोग होता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। टनल डायोड टनल डायोड को आस्की डायोड भी कहते हैं। टनल डायोड को आस्की डायोड भी कहते हैं। टनल डायोड का प्रतीक इस तरह से होता है, ध्यान रखेंगे, पूछता डायरेक्ट। शॉटकी डायोड को मेटल सेमीकंडक्टर डायोड या हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। शॉटकी डायोड को मेटल सेमीकंडक्टर डायोड या हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। शॉटकी डायोड एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। शॉटकी डायोड होता है जो यूनिडायरेक्शनल युक्ति है तथा धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। शॉटकी डायोड का प्रतीक इस तरह होता है, ध्यान में देंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बैरेक्टर डायोड या
बैरिकैप एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जिसमें वोल्टेज आश्रित परिवर्तित संधारित्र वोल्टेज डिपेंड्स वेरिएबल कैपेसिटर का कार्य लिया जाता है। बैरेक्टर डायोड या बैरिकैप एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जिसमें वोल्टेज आश्रित परिवर्तन संधारित्र, इसको क्या बोलते हैं, VDVC का कार्य लिया जाता है। बैरेक्टर डायोड को लीनियर ग्रेडेड डायोड भी कहते हैं। बैरेक्टर डायोड को लीनियर ग्रेडेड डायोड भी कहते हैं। बैरेक्टर डायोड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैरेक्टर डायोड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। बैरेक्टर डायोड का प्रतीक इस तरह से होता है, डायोड बनाएंगे, उसको कैपेसिटर लगाएंगे, एगो तीर का निशान देंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोटो डायोड रिवर्स बाइस पर कार्य करता है। फोटो डायोड होता है जो रिवर्स बाइस पे कार्य करता है। फोटो डायोड रिवर्स बाइस पे कार्य करता है। फोटो डायोड का उपयोग फोटो कपलर, रिमोट सेंसिंग युक्ति में तथा लाइट डिटेक्शन में किया जाता है। इसमें पूछा जाएगा आपको फोटो डायोड का उपयोग किस में करते हैं। फोटो डायोड का उपयोग फोटो कपलर, रिमोट सेंसिंग युक्ति तथा लाइट डिटेक्टर में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायोड जब फॉरवर्ड वाइस में होता है तो एक बंद स्विच के भांति कार्य करता है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाता है। डायोड जब फॉरवर्ड वाइस में होता है तो बंद स्विच के भांति कार्य करता है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। डायोड जब फॉरवर्ड वाइस में होगा तो बंद स्विच के और इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। और डायोड जब फॉरवर्ड वाइस में होता है तो एक बंद स्विच के भांति कार्य करेगा और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डायोड जब रिवर्स वाइस में होता है तो एक खुले स्विच के भांति, यहाँ फॉरवर्ड वाइस में बंद है, यहाँ खुले हो जाएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। और डायोड जब रिवर्स बाइस में होगा तो आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। परम शून्य तापमान 0 के या -273.15 डिग्री C पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की अर्धचालकता शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, इसको आप याद देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्या है, पैरामीटर दिया हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है, मतलब वो ब्रिज दृष्टिकारी है, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिएगा डायोड की संख्या 1 रखेंगे, इसमें 2 तो दृष्टिकारी में 4। इसमें आपको मेन रूप से यह पूछा जाता है, देखिएगा क्या कि हाफ वेव रेक्टिफायर की क्षमता क्या होता है, दक्षता क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता क्या होता है, ये पूछा जाएगा। और फुल वेव का दक्षता पूछा जाएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ से बीजेटी होता है शुरू, देखिएगा। अब बीजेटी जानते हैं, बीजेटी का क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बीजेटी का फुल नाम क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बीजेटी में 3 गो टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल कौन कौन होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। बीजेटी का 3 टर्मिनल कौन कौन है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। और इसमें 3 गो लेयर होता है और 2 जंक्शन होते हैं, 3 लेयर जो 2 जंक्शन होता है। अब बीजेटी करेंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी क्या है, करेंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी क्या है, करेंट कंट्रोल डिवाइस है। ओके, और इसमें डोपिंग सबसे ज़्यादा किस में होता है, एमीटर में होता है। बीजेटी में डोपिंग सबसे ज़्यादा एमीटर में होता है, उसके बाद कलेक्टर में होता है और बेस में होता है, सबसे कम बेस में होता है। अब बैंडविड्थ किसका होता है सबसे अधिक, बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसका होगा, बैंडविड्थ कलेक्टर का होगा, उसके बाद एमीटर का होगा, सबसे कम बेस का होगा। आप इसमें भी देख रहे होंगे किस प्रकार, क्या है, कलेक्टर है, बेस है, एमीटर है, तो इसमें सबसे अधिक किसका है। और इसमें देखिए पूछा जाता है इस तरह का कि आई बराबर आई माने धारा एमीटर बराबर क्या होता है, धारा एमीटर बराबर होता है धारा बेस प्लस धारा कलेक्टर। धारा एमीटर बराबर धारा बेस बटा प्लस धारा कलेक्टर होता है।
IE बराबर IB प्लस IC होता है। इसको आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे, पूछा जाता है। PNP में क्या होता है? PNP में होल की मेजॉरिटी होती है और NPN में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। तो इस प्रकार पॉइंट देखेंगे हम लोग। ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर युक्ति है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन व विभव दोनों के कारण होता है। ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर युक्ति है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन व विभव यानी होल, इसको होल बोलते हैं, HOLE होल, दोनों के कारण होता है। ट्रांजिस्टर एक धारा नियंत्रक, ट्रांजिस्टर क्या धारा करंट कंट्रोल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर का सबसे अधिक डोपिंग अशुद्धियाँ वाला क्षेत्र एमीटर होता है। सबसे अधिक किस में होता है? एमीटर में होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक डोपिंग किस में होता है? डोपिंग वाला क्षेत्र उत्सर्जक एमीटर में होता है। एमीटर का क्षेत्रफल आधार से ज़्यादा व संग्राहक से कम होता है। एमीटर का क्षेत्रफल आधार से ज़्यादा व संग्राहक से कम होता है। फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर किस तरह कार्य करता है? एज ए स्विच की तरह कार्य करेगा या एज ए एम्पलीफायर की तरह। और देखिएगा आप लोग इसको देखिए, JE को क्या लिखते हैं? एमीटर बेस जंक्शन, JC को कलेक्टर बेस जंक्शन। इसमें ट्रांजिस्टर 3-4 तरह से काम करता है। देखिए क्या क्या करता है। एक होता है सेचुरेशन मोड, संतृप्त अवस्था बोलते हैं इसको। जब इसमें कौन कौन होता है सेचुरेशन मोड में? एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन जब दोनों फॉरवर्ड बायस में होता है, तो ये सेचुरेशन मोड की तरह कार्य करता है। सेचुरेशन मोड की तरह कार्य करता है। सेचुरेशन मोड और ये बंद स्विच होता है, क्या होता है? ये ऑफ स्विच की तरह कार्य करेगा। ऑफ स्विच होगा, SWITCH, ऑफ स्विच की तरह कार्य करेगा। सेचुरेशन मोड ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। सेचुरेशन मोड ऑफ स्विच की तरह। इसमें क्या होता है? माने दोनों जो होता है इसमें दोनों संधि फॉरवर्ड बायस में जुड़े होते हैं। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ मोड होता है, इसमें दोनों संधि होता है जो कलेक्टर बेस एमीटर और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है, जो रिवर्स बायस में होता है, वर्क करता है जो एम्पलीफायर या क्लोज स्विच या ऑन स्विच की तरह कार्य करता है। ओके। एक्टिव मोड, इसमें कलेक्टर बेस एमीटर जो होता है, जो फॉरवर्ड बायस में रहता है, और कलेक्टर बेस कलेक्टर होता है जो जंक्शन बेस कलेक्टर होता है जो रिवर्स बायस में होता है। तो वर्क एज ए एम्पलीफायर में होता है। और इसी प्रकार इन्वर्टेड रीजन में होता है, JE होता है रिवर्स बायस में, JC होता है फॉरवर्ड बायस में। एज ए वर्क एक एक्यूमुलेटर की तरह करता है। इसको ध्यान में रखेंगे, सेम चीज़ यही है, अपने भाषा में मैंने समझा दिया। देखिए इसको आप और इसको बोल सकते हैं CB जो होता है, CB यानी अल्फ़ा, कॉमन बेस कलेक्टर बेस, नहीं सॉरी कॉमन बेस, CB कॉमन बेस हो गया। इसको आप अल्फ़ा बोलते हैं, कॉमन बेस को अल्फ़ा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? IC/IB, IC/IB होता है, IC/IB होता है। ओके। इसका मान होता है 1 से अधिक, अल्फ़ा का मान 1 से अधिक होता है। और बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा बराबर क्या होता है? बीटा/1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर होता है बीटा/1 प्लस बीटा, और अल्फ़ा बराबर और बोल सकते हैं हम लोग बीटा/गामा, अल्फ़ा बराबर बोल सकते हैं बीटा/गामा। ठीक है। अगर देखिए कॉमन आधार एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यही सेम चीज़ है। कॉमन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कॉमन आधार, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फ़ा बराबर IC/IB होता है। देखिए कॉमन उत्सर्जक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा बराबर होता है IC/IB, ध्यान में रखेंगे इसको। कॉमन उत्सर्जक परिपथ में इनपुट व आउटपुट वोल्टेज के मध्य 180 डिग्री कालांतर होता है। फेज डिफरेंस, कॉमन इमीटर परिपथ में वोल्टेज और इनपुट और वोल्टेज के मध्य 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ओके। कॉमन संग्राहक एम्प्लीफिकेशन
फैक्टर क्या होता है, गामा बराबर आई बटा आई बी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉमन संग्राहक परिपथ का उपयोग प्रतिबाधा मिलान मैचिंग इम्पीडेंस मैचिंग परिपथ में किया जाता है। कॉमन संग्राहक का उपयोग कहाँ किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बता दिए हैं ऊपर, अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा होता है तथा बीटा बराबर क्या और बोल सकते हैं, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा होता है। इसी प्रकार गामा बराबर क्या होता है, बीटा प्लस 1 या गामा बराबर 1 बटा 1 माइनस अल्फा होता है। आई सी बटा बीटा बीटा आई बी और आई सी बी ओ होता है। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्ली प्रभाव, अर्ली इफेक्ट को बेस 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 बीट मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अर्ली प्रभाव को बेस बीट मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, बेस बीट मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अब क्या है, एफईटी एक वोल्टेज नियंत्रक धारा स्रोत होता है। एफईटी का पूरा नाम क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट एफईटी का पूरा नाम क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और ये वोल्टेज नियंत्रक स्रोत होता है। वोल्टेज नियंत्रक वोल्टेज कंट्रोल, एफईटी को सीधे बोल सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और ये कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल टर्मिनल जो होता है गेट के द्वारा होता है। वोल्टेज कंट्रोल कौन सा गेट करता है इसमें, ठीक है। एफईटी में इनपुट प्रतिबाधा यानी इनपुट इम्पीडेंस उच्च होने के कारण थर्मल रनवे की समस्या नहीं होती है। एफईटी में इनपुट प्रतिबाधा उच्च होने के कारण थर्मल रनवे की समस्या नहीं होती है। यूनिपोलर डिवाइस है एफईटी, क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। लेस नॉइज होता है इसमें और इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, मोर कॉस्टली होता है। एफईटी होता है अधिक कॉस्टली होता है। फिर देखिए एफईटी के बाद एक होता है जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और जेएफईटी का होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में इसमें क्या होता है, 3 गो टर्मिनल होता है, कौन कौन, ड्रेन, सोर्स और गेन। इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे, ड्रेन, सोर्स और गेन। अगला पॉइंट क्या है देखेंगे, जे क्या पढ़े थे अभी हम लोग, एफईटी और जेएफईटी पढ़े। ओके, अब आप मॉसफेट पढ़ना। मॉसफेट का पूरा नाम क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये भी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर है। मॉसफेट क्या, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर होता है। यह नॉन लीनियर और स्क्वायर डिवाइस होता है। ये मॉसफेट क्या होता है, नॉन लीनियर और स्क्वायर डिवाइस होता है। इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, मॉसफेट का यूज किस लिए करते हैं, रजिस्टर के रूप में, कैपेसिटर या स्विच के रूप में करते हैं। मॉसफेट जो होता है फास्टेड स्विचिंग डिवाइस है। मॉसफेट जो होता है फास्टेड स्विचिंग डिवाइस है। हाई फ्रीक्वेंसी होता है। मॉसफेट में हाई फ्रीक्वेंसी होता है और इसको मॉसफेट को हम जानते हैं आईजीएफईटी के तरह भी जानते हैं। मॉसफेट को आईजीएफईटी के नाम से भी इस तरह के भी जानते हैं क्योंकि यह इंसुलेटेड होता है। मॉसफेट में SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की परत के कारण इसका इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है। मॉसफेट में सिलिकॉन ऑक्साइड की परत के कारण इसका इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है, जो कितना होता है, 10⁻9 ओम होता है, 9 ओम होता है। मॉसफेट का सामान्यतः प्रयोग उच्च हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग युक्ति में किया जाता है। मॉसफेट का प्रयोग हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी में करते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक टर्मिनल पर केवल मेजॉरिटी बहुसंख्यक आवेश वाहक होल का होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में टर्मिनल में केवल मेजॉरिटी संख्यक का इलेक्ट्रॉन का होता है। हीट सिंक का प्रयोग तापीय हानि थर्मल रनवे को रोकने के लिए किया जाता है। हीट सिंक का प्रयोग थर्मल रनवे को रोकने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच विद्युत का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए अब्रक माइका का प्रयोग करते हैं।
ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच को विद्युत इंसुलेशन बनाए रखने के लिए अभ्रक माइका का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट क्या, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जंक्शन विधि, पॉइंट कनेक्टर विधि या डिफ्यूजन जंक्शन विधि व सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। जेएफटी को केवल अक्षय मोड डिप्लेशन मोड में संचालित किया जाता है। जेएफटी में केवल अक्षय मोड डिप्लेशन मोड में संचालित करते हैं। जेएफटी में डिप्लेशन मोड में संचालित करते हैं। जेएफटी को अक्षय डिप्लेशन मोड में ही संचालित किया जाता है। किसी युक्ति डिवाइस को आउटपुट वोल्टेज या धारा का कुछ अंश फ्रैक्शन इनपुट में वापस दे दिया जाता है तो फीडबैक कहलाता है। यानी कहने का मतलब है किसी डिवाइस में आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में दे दिया जाता है, वापस से इनपुट में दे दिया जाता है तो फीडबैक कहलाता है। धनात्मक फीडबैक दो तरह के प्रकार, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल एक ही फेज में होते हैं। इसके बीच का जीरो या 360 डिग्री का होता है। धनात्मक फीडबैक में इनपुट सिग्नल तथा फीडबैक सिग्नल एक ही फेज 0 या 360 डिग्री में होता है। धनात्मक फीडबैक का सामान्यतः उपयोग 2 लित्र में किया जाता है। धनात्मक फीडबैक में सामान्यतः उपयोग 2 लित्र में किया जाता है। ऋणात्मक फीडबैक प्रवर्धक के वोल्टेज लाभ को स्थिर करता है। ऋणात्मक फीडबैक आरेखीय नॉन लीनियर विरूपण तथा शोर को कम करता है। ऋणात्मक फीडबैक जो होता है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन तथा नॉइज को कम करता है। ऋणात्मक फीडबैक इनपुट प्रतिबाधा बढ़ाता है। ऋणात्मक फीडबैक जो होता है इनपुट प्रतिबाधा बढ़ाता है जिससे लोडिंग प्रभाव कम होता है। क्या क्लास बी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लास बी प्रवर्धक का प्रचालन बिंदु क्यू पॉइंट को डीसी लोड लाइन के एक सिरे ट्रांजिस्टर कट ऑफ क्षेत्र या संतृप्त क्षेत्र पर रखा जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर है, उसका क्यू पॉइंट होता है जो डीसी लाइन के एक सिरे को पर रखा जाता है। डीसी लाइन को एक सिरे पर रखा जाता है। क्लास बी एम्पलीफायर को पुश पुल एम्पलीफायर भी कहते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर क्लास बी प्रकार से बनता है और इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। क्लास बी एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। और देखिए तो क्लास ए देख लेते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर में क्या, क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट होता है, यह डीसी लोड लाइन के महत्तम पर होता है। इसका ऑपरेशन साइकिल 360 डिग्री का होता है। दक्षता कितना होता है, 25% होता है इसका। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता 25% होता है। अगला पॉइंट क्या है, क्लास बी के बारे में ही। क्लास बी एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे चक्र 180 डिग्री के लिए ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लास बी प्रवर्धक का अधिकतम दक्षता 78.5% होती है। क्लास सी एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल इनपुट चक्र के आधे से भी कम चक्र अर्थात 180 डिग्री से कम होता है। और देखिए क्लास सी जो एम्पलीफायर है इसमें सबसे अधिक डिस्टॉर्शन होता है। क्लास सी का एम्पलीफायर में सबसे अधिक डिस्टॉर्शन होता है और इसका अच्छा दक्षता कितना होता है, 85 से 90%। तो क्लास सी का दक्षता कितना होता है, 85 से 90% होता है। ऑक्सीलेटर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीलेटर जयावक्रिय या अजयावक्रिय तरंग उत्पन्न करता है। ऑक्सीलेटर जयावक्रिय या अजयावक्रिय तरंग उत्पन्न करता है। ऑक्सीलेटर की लूप लब्धि इकाई होती है। ऑक्सीलेटर का लूप लब्धि इकाई होता है। ऑक्सीलेटर जो है
यह वेव फॉर्म उत्पन्न करता है। ऑक्सीलेटर क्या है, वेव फॉर्म उत्पन्न करता है, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीलेटर में पॉजिटिव फीडबैक और वेव फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। ऑक्सीलेटर वेव फॉर्म उत्पन्न करता है, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है तथा इसमें पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। यह बिना एसी संकेत लिए आउटपुट में एसी उत्पन्न करता है। इसमें डीसी सप्लाई दिया जाता है तो कन्वर्ट करता है एसी में। ओके, और देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीलेटर जो है एम्पलीफायर प्लस पॉजिटिव फीडबैक से बनाया जाता है। ऑक्सीलेटर एम्पलीफायर प्लस पॉजिटिव फीडबैक लगाएंगे तो ऑक्सीलेटर बनेगा। और ऑक्सीलेटर क्या है, ऑक्सीलेटर में ऑडियो देखिएगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑक्सीलेटर का ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, ऑडियो को वेन ब्रिज भी बोलते हैं, वेन ब्रिज में इसको उपयोग करते हैं। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर दो प्रकार के होते हैं, एलसी ऑक्सीलेटर और क्रिस्टलीय ऑक्सीलेटर। और एलसी ऑक्सीलेटर होता है जो तीन भाग में होता है, हार्टले, कॉलपिट और क्लैप। क्रिस्टलीय ऑक्सीलेटर होता है दूसरा। ये क्रिस्टलीय ऑक्सीलेटर होता है जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करता है। और क्रिस्टलीय की आवृत्ति स्थिरता उच्च होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्रिस्टलीय ऑक्सीलेटर का फ्रीक्वेंसी स्थिरता उच्च होता है। क्रिस्टलीय का फ्रीक्वेंसी स्थिरता उच्च होता है। देखिएगा एक पीसीबी है। अच्छा यहाँ ये पहले नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। सॉरी, सीमित ट्रिगर यह एक उत्सर्जक युग्मत बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। इसका उपयोग एनालॉग को डिजिटल तथा फ्लिप फ्लॉप परिपथ में किया जाता है। क्या है, स्मिथ ट्रिगर जो है यह एक उत्सर्जक युग्मत बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। इसका उपयोग एनालॉग को डिजिटल तथा फ्लिप फ्लॉप परिपथ में किया जाता है। एमीटर फ्लोअर इसको कॉमन संग्राहक भी कहते हैं तथा इसमें प्रतिबाधा उच्च व आउटपुट प्रतिबाधा निम्न होती है। डार्लिंगटन जोड़ा, डार्लिंगटन पेयर। यदि दो ट्रांजिस्टरों को जोड़ दिया जाए तो यह सर्किट एक ऐसा ट्रांजिस्टर की तरह व्यवहार करता है जिसका धारा लब्धि दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टरों के धारा लाभ बीटा 1 तथा बीटा 2 के गुणनफल के बराबर होता है। डार्लिंगटन पेयर उच्च इनपुट प्रतिबाधा तथा उच्च धारा लाभ प्रदान करता है। डार्लिंगटन पेयर जो है ऊंची हाई इम्पीडेंस तथा हाई करंट गेन प्रदान करता है। डार्लिंगटन जोड़ा का वोल्टेज गेन इकाई होता है। डार्लिंगटन पेयर का जो है वोल्टेज गेन यूनिटी होता है। देखिए क्रिस्टल दोलित्र की आवृत्ति स्थिरता सबसे उच्च होती है। आगे मैं भी बता दिया था, क्रिस्टल दोलित्र की आवृत्ति स्थिरता उच्च होती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीआरओ सामान्यतः सीआरओ का पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। और सीआरओ सामान्यतः सीआरओ जो है वोल्टेज, धारा, आवृत्ति तथा फेज कोण जैसी विद्युत मात्राओं को मापता है। सीआरओ क्या क्या मापता है, सीआरओ सामान्यतः माने वोल्टेज, धारा, आवृत्ति, फेज कोण जैसी विद्युत मात्राओं को मापता है। सीआरओ सामान्यतः पीक टू पीक वोल्टेज को मापता है। सीआरओ पीक टू पीक वोल्टेज को मापता है। सीआरओ का हर्ट किसको कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब को लिखा हुआ, कैथोड रे ट्यूब को सीआरओ का हृदय कहा जाता है जिसकी स्क्रीन पर फास्फोर का लेपन किया जाता है। सीआरओ को हर्ट कहा जाता है जिसकी स्क्रीन पर फास्फोर का लेपन किया जाता है। कैथोड ग्रिड को, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैथोड ग्रिड को सामान्यतः ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। कैथोड ग्रिड को सामान्यतः ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। इसकी सहायता से वोल्टेज को कम ज़्यादा करके स्क्रीन पर ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। यदि पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस कम जाएगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस कम जाएगा।
क्षैतिज विक्षेपण, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट इलेक्ट्रॉनों को हॉरिजेंटल दिशा में गति करता है। क्षैतिज विक्षेपण प्लेट पर सामान्यतः सातुत सिंगल अप्लाइड किया जाता है। क्षैतिज विक्षेपण प्लेट पर सामान्यतः सातुत सिंगल अप्लाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीआरओ में लिसाजस पैटर्न के द्वारा आवृत्ति कालांतर का मान ज्ञात किया जाता है। सीआरओ में लिसाजस पैटर्न के द्वारा आवृत्ति व कालांतर का मान ज्ञात किया जाता है। सीआरओ में फ्रीक्वेंसी और कालांतर का मान किससे, लिसाजस पैटर्न के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। सीआरओ में स्वीप जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। सीआरओ में स्वीप जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है, सातुत वेव उत्पन्न करता है। सीआरओ में स्वीप जनरेटर का प्रयोग किया जाता है सातुत वेव उत्पन्न करने के लिए। सीआरओ में स्वीप ऑक्सीलेटर का आवृत्ति, सीआरओ में स्वीप ऑक्सीलेटर का आवृत्ति होता है 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक होता है। सीआरओ एक लीनियर डिवाइस है। सीआरओ क्या है, लीनियर डिवाइस है जो थर्मोनिक एमिशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। थर्मोनिक एमिशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सीआरओ में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर सिग्नल को प्रारंभ एक साथ करने हेतु प्रयुक्त अवयव ट्रिगर परिपथ होता है। सीआरओ में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर सिग्नल को प्रारंभ एक साथ करने हेतु प्रयुक्त अवयव ट्रिगर परिपथ होता है। अगला पॉइंट क्या है, 80-38 फलन जनित्र का आउटपुट तरंग स्क्वायर, त्रिभुजाकार और जया साइन तरंग की होता है, साइन तरंग हो जाता है। 80-38 आईसी में फलन 80-38 फलन जनित्र में आउटपुट तरंग होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है और साइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एनालॉग डिजिटल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 79XX रेगुलेटर सीरीज में आईसी का निर्गत वोल्टेज ऋणात्मक होता है, जबकि 78XX रेगुलेटर सीरीज में आईसी का निर्गत वोल्टेज धनात्मक होता है तथा इसमें अंतिम दो संख्याएं XX आउटपुट वोल्टेज दर्शाती है। क्या है, आउटपुट वोल्टेज दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी का आप ध्यान रखेंगे, पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड बोर्ड सर्किट होता है। सॉरी, IC555 एक टाइमर आईसी होता है। IC555 एक टाइमर आईसी होता है के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है, टाइमर आईसी के रूप में कार्य करता है। और आईसी का प्रचलन वोल्टता IC555 का प्रचलन वोल्टता क्या होता है, +5 वोल्ट टू 15 वोल्ट डीसी होता है। सॉरी, IC555 8 पिन आईसी होता है। IC555 में 8 पिन का आईसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, LM117, LM217 तथा LM317 में एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के प्रकार होते हैं। LM117, LM217 तथा LM317 में एडजस्टेबल वोल्टेज आईसी के प्रकार होता है। VLSI का पूरा रूप क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का पूरा रूप क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, जिसमें 1000 से अधिक गेट्स हो सकते हैं। VLSI में 1000 से अधिक गेट हो सकते हैं। ACR एक 4 परत, ACR क्या होता है, ACR का पूरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ACR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ACR में 4 परत होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं तथा 3 जंक्शन वाली एक अर्धचालक युक्ति है। यह ACR जो होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ACR क्या है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। यह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यह एक ही दिशा में कार्य करता है। और ACR जो है करेंट कंट्रोल डिवाइस भी। ACR क्या है, करेंट कंट्रोल डिवाइस। ACR क्या है, करेंट कंट्रोल डिवाइस है। और देखिए इस तरह से ACR हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, PNPN और
एनोड कैथोड और ई गेट होता है। गेट टर्मिनल हमेशा पी से जुड़ा रहता है, गेट टर्मिनल होता है जो हमेशा पी से जुड़ा रहता है कैथोड की तरफ से। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एसीआर में 3 टर्मिनल एनोड कैथोड और गेट होते हैं। हाफ कंट्रोल डिवाइस है एसीआर जो है, हाफ कंट्रोल डिवाइस। एसीआर क्या है? हाफ कंट्रोल डिवाइस है। एसीआर को ऑन करने की विधियाँ: फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग होता है dV/dt, dV/dt ट्रिगरिंग प्रकाश ट्रिगरिंग। देखिए एसीआर को ऑन करने के फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, प्रकाश ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें बेस ट्रिगरिंग विधि गेट ट्रिगरिंग विधि है। एसीआर को ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? गेट ट्रिगरिंग विधि है, ध्यान रखेंगे इसको। वह न्यूनतम धारा जो एसीआर को चालू स्थिति में रखने के लिए प्रवाहित हो उसे होल्डिंग धारा कहलाती है। वह न्यूनतम धारा जो एसीआर को चालू स्थिति में रखने के लिए प्रवाहित हो उसे होल्डिंग धारा कहलाती है। एसीआर का उपयोग किस में करते हैं हम? एसीआर का प्रयोग रेक्टिफायर में करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, स्विचिंग के रूप में कार्य करते हैं। एसीआर को चालू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम धारा को लैचिंग करंट कहते हैं। लैचिंग को IL कहते हैं लैचिंग। एसीआर को चालू स्टार्ट यानी एसीआर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम धारा को लैचिंग धारा कहते हैं और एसीआर को चालू की स्थिति में रहने के लिए होल्डिंग धारा कहते हैं। इसमें हमेशा जो होता है क्या, लैचिंग धारा अधिक होता है होल्डिंग धारा से। लैचिंग धारा हमेशा अधिक होता है होल्डिंग धारा से। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। उच्च धारा से सुरक्षा के लिए एसीआर में फ्यूज का उपयोग किया जाता है जिसे एसीआर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एसीआर उच्च धारा से सुरक्षा के लिए एसीआर में फ्यूज का उपयोग किया जाता है जिसे एसीआर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? एसीआर में उच्च dI/dt से सुरक्षा के लिए इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है जिसे एसीआर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उच्च वोल्टेज से सुरक्षा के लिए एसीआर के बैरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज से सुरक्षा के लिए एसीआर में बैरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एसीआर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एसीआर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एसीआर में उच्च dV/dt से सुरक्षा के लिए स्नबर परिपथ R/C का श्रेणी संयोजन में प्रयोग किया जाता है जिससे एसीआर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीटीओ इसका पूरा नाम क्या होता है? जीटीओ का क्या होता है? गेट टर्न ऑन। जीटीओ गेट टर्न ऑन होता है में लैचिंग तथा होल्डिंग धारा का मान एसीआर से अधिक होता है। जीटीओ में लैचिंग तथा होल्डिंग धारा का मान एसीआर से अधिक होता है। और जीटीओ होता है जो फुल कंट्रोल डिवाइस होता है। जीटीओ क्या होता है? फुल कंट्रोल। एसीआर जो होता है हाफ कंट्रोल डिवाइस है, जीटीओ फुल कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान रखेंगे इसको। जीटीओ जो होता है, जीटीओ का टर्न ऑन व टर्न ऑफ समय एसीआर से कम होता है। जीटीओ का टर्न ऑन व टर्न ऑफ समय एसीआर से कम होता है। रेटिंग एसीआर में एसीआर से कम होता है। रेटिंग एसीआर से कम होता है और होल्डिंग करंट और होल्डिंग धारा एसीआर से अधिक होता है। यूजेटी डबल बेस डायोड भी कहते हैं। यूजेटी को डबल बेस डायोड भी कहते हैं। यूजेटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यूजेटी क्या? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसका यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूनि जंक्शन में 3 को टर्मिनल होता है। कौन कौन? B1 और B2 होता है, बेस 1 और बेस 2। यूजेटी शिखर बिंदु तथा वैली बिंदु के बीच का ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र प्रदर्शित करता है। यूजेटी होता है, यूजेटी शिखर बिंदु तथा वैली बिंदु के बीच ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग यूजेटी का उपयोग करते हैं रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में सातुथ वेव
इसका यूजेटी का रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में 7 वेव उत्पन्न करने के लिए करते हैं, एससीआर को ऑन करने के लिए करते हैं। यूजेटी का उपयोग रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में 7 वेव उत्पन्न करने के लिए एससीआर को ऑन करने में करते हैं। अब आईजीबीटी, आईजीबीटी क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। एक 3 टर्मिनल गेट संग्राहक उत्सर्जक गेट संग्राहक उत्सर्जक युक्ति है जो मॉसफेट तथा बीजेटी दोनों के गुण धारण करती है। सॉरी। और आईजीबीटी का स्विचिंग गति उच्च होता है, आईजीबीटी का स्विचिंग गति उच्च होता है। और आईजीबीटी जो बना होता है बीजेटी और मॉसफेट के योग से बनता है। आईजीबीटी होता है, आईजीबीटी जो होता है मॉसफेट और बीजेटी के योग से बनता है। और आईजीबीटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसका इनपुट इम्पीडेंस उच्च होता है। आईजीबीटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और इसका इनपुट इम्पीडेंस उच्च होता है। पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एकमात्र रैखिक उपकरण होता है तथा इसका उपयोग केवल डीसी मापन में किया जाता है। अस्थायी चुंबक के रूप में एल्निको का उपयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक के रूप में क्या करते हैं हम? एल्निको का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट होगा एल्निको। अस्थायी चुंबक के रूप में एल्निको का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। पीएमएमसी में स्प्रिंग नियंत्रक, बलाघूर तथा भावर धारा अवमंदक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिएगा। आमीटर का प्रास बढ़ाने के लिए आमीटर को समानांतर क्रम में आमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम आमीटर को समानांतर क्रम में निम्न मान के प्रतिरोध संयोजित किया जाता है जो सामान्यतः मैग्नीन का बना होता है। देखिएगा, आमीटर से संबंधित कुछ और बातें हैं। आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न तथा श्रेणी क्रम में और आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। आमीटर का प्रास बढ़ाने के लिए हम आमीटर को समानांतर क्रम में और निम्न मान के प्रतिरोध को संयोजित करेंगे जो हमेशा सामान्यतः मैग्नीन का बना होता है। मूविंग आयरन यंत्र एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। मूविंग आयरन में नियंत्रक बालाघूर्ण के लिए स्प्रिंग तथा ग्रेविटी में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मूविंग आयरन में वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीटर को बहुमापी या एवियोमीटर भी कहा जाता है। एवियोमीटर का मतलब क्या हुआ? एवियोमीटर एम्पियर में, वोल्ट में और ओम में तीनों मेजर करेगा। मल्टीमीटर एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। एलवीडीटी का पूरा नाम क्या? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, रेखीय परिवर्तित विभेदक ट्रांसफार्मर। एलवीडीटी अग्नीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यू मीटर श्रेणी सीक्वेंस रेजोनेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यू मीटर जो होता है सीक्वेंस रेजोनेंस के सिद्धांत पे सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यू मीटर जो होता है श्रेणी अनुनाद सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए केल्विन, डबल ब्रिज तथा पोटेंशियल का प्रयोग किया जाता है। परिपथ की आवृत्ति मापने के लिए बेंस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। परिपथ की फ्रीक्वेंसी मापने के लिए बेंस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। परिपथ में जो फ्रीक्वेंसी मापने के लिए प्रयोग करते हैं बेंस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सूचना स्रोत का कार्य मैसेज सिग्नल को इनपुट ट्रांसड्यूसर को प्रेषित करना और मैसेज सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहलाता है। मैसेज सिग्नल बेस बैंड सिग्नल कहलाता है। रिसीवर ट्रांसमीटर से सिग्नल को प्राप्त करके बेस बैंड सिग्नल में परिवर्तित करता है। रिसीवर डीमोडुलेशन का कार्य करता है। रिसीवर जो है डीमोडुलेशन का कार्य करता है। संचार प्रणाली में शोर सर्वाधिक चैनल पर हस्तक्षेप करता है। संचार प्रणाली में शोर सर्वाधिक
चैनल पर हस्तक्षेप करता है। शोर नॉइज जो है यादृच्छिक स्वभाव वाला होता है। निम्न आवृत्ति के मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। ईएएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम रखा जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम रखा जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ब्रॉडकास्टिंग आवृत्ति का प्रास 535 से 1605 किलो हर्ट्ज होती है। एफएम में अनंत संख्या के साइड बैंड होता है, जिसके कारण इसका बैंड चौड़ाई सिद्धांत रूप से अनंत होता है। एफएम में अनंत संख्या के साइड बैंक होती है। एफएम में साइड बैंड अधिक होती है, जिसके कारण इसका सैद्धांतिक रूप से अनंत होता है। साइड बैंड इन्फिनिटिव होता है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए निम्न 4 प्रतिरोध का उपयोग किया परिपथों का उपयोग करते हैं। स्लोप डिटेक्टर, फॉस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, अनुपात डिटेक्टर, फेज लॉक्ड लूप डिटेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ देख लीजिए, मॉड्यूलेशन। हाँ मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन का लाभ क्या, एंटीना की लंबाई को कम करता है, लंबी दूरी तक सिग्नल का संचरण करता है, नॉइज़ को कम करता है, संरक्षण क्षमता को बढ़ाता है, संरक्षण क्षमता बढ़ जाता है। और इसी में देख लीजिएगा कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे पीपीएल है ना, तो यहाँ देखिए इसका है पीपीएल का क्या होता है, फेज लॉक लूप तथा इसी प्रकार पीएमए फेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, और पीडब्ल्यूएम फेज बीट मॉड्यूलेशन, पीपीएम फेज पोजीशन मॉड्यूलेशन होता है। ध्यान रखेंगे, इस सबका पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियो रिसीवर प्रेषित की गई रेडियो तरंग से प्राप्त विद्युत सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित करता है। रेडियो रिसीवर में प्रेषित की गई रेडियो तरंग से प्राप्त विद्युत सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट क्या है, रिसीवर की वह क्षमता जो मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में उपस्थित सभी आवृत्ति मौलिक व हार्मोनिक को समान रूप से पुनरुत्पादित कर सके, उसे डिप्लेटिंग कहलाती है। रेडियो रिसीवर पर असमान आवृत्ति का सिग्नल प्राप्त होना फेडिंग कहलाती है। रेडियो रिसीवर में असमान आवृत्ति का सिग्नल प्राप्त होना फेडिंग कहलाता है। सॉरी। रडार विद्युत चुंबकीय तरंग परिवर्तन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। रडार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। रडार का उपयोग क्या है, हवाई यातायात नियंत्रण में, एंटी मिसाइल सिस्टम में, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई को निर्धारण करने में, पानी के जहाज की स्थिति व दूरी को पता लगाने में। मॉडेम एक डीमॉड्यूलेटर प्रणाली, मॉडेम है जो मॉडेम एक डीमॉड्यूलेटर प्रणाली है। ट्रांसमिशन मोड में यह मॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करता है, जबकि रिसीविंग मोड में डीमॉड्यूलेटर की तरह कार्य करता है। सेलफोन सामान्यतः एक रेडियो ट्रांसरिसीवर होता है। सेलफोन सामान्यतः एक रेडियो ट्रांसरिसीवर होता है। क्या है, सेलफोन सामान्यतः एक रेडियो ट्रांसरिसीवर होता है। बेस स्टेशन मोबाइल स्टेशन व मोबाइल स्विचिंग सेंटर के मध्य संचार पथ का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल साइट की स्थापना प्रत्येक 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर की जाती है। सेल साइट को बेस स्टेशन भी कहते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर अपने क्षेत्र के सभी सेल साइट को भूतल संचार नेटवर्क को संचालित करता है। सिम कार्ड सेलफोन का हृदय के समान होता है। सेल साइट का आकार हेक्सागोनल आकृति का होता है।
षष्ठकोण होता है। सेल साइट का आकार षष्ठकोण हेक्सागोनल आकृति होता है। सेलों को अलग अलग आवृत्ति प्रदान करना आवृत्ति आवंटन कहलाता है। सेलों का अलग अलग आवृत्ति प्रदान करना आवृत्ति आवंटन कहलाता है। सेलुलर नेटवर्क में उपयोगकर्ता के सिग्नल को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पर स्थानांतरित करने की क्रिया को हैंड ऑफ कहते हैं। सेलुलर नेटवर्क में उपयोगकर्ता के सिग्नल को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पर स्थानांतरित करने की क्रिया को हैंड ऑफ कहते हैं। हैंड ऑफ क्या है? एक प्रकार का स्विचिंग प्रक्रिया। हैंड ऑफ क्या है? एक प्रकार का स्विचिंग और प्रक्रिया है। हैंड ऑफ प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। हैंड ऑफ हो कितना 300 मिलीसेकेंड, हैंड ऑफ होने में 300 मिलीसेकेंड लगता है। देखिएगा, हैंड ऑफ प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। हार्ड हैंड ऑफ, एक समय में मोबाइल केवल एक सेल साइट से जुड़ा होता है, इसको हार्ड हैंड ऑफ कहते हैं। साइट से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका उदाहरण TDMA व FDMA तकनीक होता है। इसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या है? सिम का क्या होता है? सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। MIN, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और इसी प्रकार क्या है? NSS, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। NSS, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। MTSO, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पहला था क्या? हार्ड हैंड ऑफ, दूसरा क्या है? सॉफ्ट हैंड ऑफ। इसमें क्या है? मोबाइल एक्टिव सेल एवं दूसरी सेल टारगेट दोनों से जुड़ा रहता है। एक्टिव सेल एवं दूसरी सेल से जुड़ा रहता है। इसका उपयोग उदाहरण क्या क्या है? CDMA व WCDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का पूरा क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM प्रणाली में 8 यूजर फ्रेम होता है। GSM प्रणाली में 8 यूजर फ्रेम होता है। मोबाइल स्टेशन का प्रयोग कॉल करने व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। होम लोकेशन रजिस्टर, HRL, होम लोकेशन रजिस्टर, यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता अपनी लोकल सिटी में है या अन्य विजिटर सिटी में। विजिटर लोकेशन रजिस्टर, VLR, यह उपयोगकर्ता को उसके रोमिंग की स्थिति के सूचना देता है। ऑप्टिकल संचार प्रणाली, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिकल संचार में उच्च गति प्रसारण के कारण लेजर डायोड का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल संचार में उच्च गति प्रसारण के कारण लेजर डायोड का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का होता है जो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन में नहीं करते हैं। ओके, ऑप्टिकल फाइबर केवल 1 THz से 1000 THz की आवृत्ति तक कार्य करता है और ऑप्टिकल फाइबर में बीम को उत्पन्न करना कठिन हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में बीम का उत्पन्न करना कठिन हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में स्थायी जोड़ को स्पाइस और पृथक किए जाने वाले जोड़ को कनेक्टर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में स्थायी जोड़ को स्पाइल्स और पृथक किए जाने वाले जोड़ को कनेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
फाइबर तंतु को अग्रभाग जो नियंत्रक अंश तकनीकी की सहायता से तैयार किया जाता है। तंतु मैंने फाइबर के अग्रभाग को नियंत्रक अग्र तकनीकी की सहायता से तैयार किया जाता है। तंतु को नेत्र के संपर्क में आने से आँख की कॉर्निया खराब हो सकता है। फाइबर के सिरों की सप्लाई अल्कोहल से की जाती है। सिरोपरी लाइन का प्रयोग ऑप्टिकल केबल OPGW प्रकार की होती है। सिरोपरी लाइन का प्रयोग ऑप्टिकल केबल OPGW प्रकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेडिएशन के कारण प्रकाशीय तंतुओं को पास खाने पीने की चीज़ों नहीं रखना चाहिए। फैराडे आइसोलेटर के सिद्धांत के अनुसार पोलराइज को एक दूसरे तल से 45 डिग्री के कोण पर स्थित किया जाता है। एंटीना ट्रांसमीटर पर विद्युत सिग्नल को विद्युत चुम्बकीय तरंग में तथा रिसीवर पर विद्युत चुम्बकीय सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परावर्तित करते हैं। 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति प्रास के प्रति 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित ट्रांसमिटिंग तथा रिसीविंग डिश एंटीना युगलों का संजाल माइक्रोवेव लिंक कहलाता है। एंटीना की लंबाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। एंटीना की ऊंचाई में वृद्धि करने पर विकिरण कोण घटता है। एंटीना की यदि ऊंचाई में हम वृद्धि करेंगे विकिरण कोण घटेगा। एंटीना को यदि कम करेंगे तो नॉइज बढ़ जाएगा। एंटीना की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो नॉइज बढ़ेगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना स्रोत से विद्युत ऊर्जा को रेडियो वेव में वायुमंडल में प्रसारित करता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है स्रोत से विद्युत ऊर्जा को रेडियो वेव में वायुमंडल में प्रसारित करता है। ट्रांसमीटर में विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए AC का प्रयोग किया जाता है। हर्ट्ज ट्रांसमिटिंग एंटीना की लंबाई λ/2 होता है। इसी प्रकार मार्कोनी एंटीना की लंबाई λ/4 होता है। किसी एंटीना का रेडिएशन पैटर्न दिशा के सापेक्ष उसके रेडिएशन का आरेखीय वितरण यह 2 प्रकार का होता है। आइसोट्रॉपिक पैटर्न, इसमें रेडिएशन की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। और ओमनी डायरेक्शनल, इसमें एंटीना से गुजरने वाले किसी भी तल का सभी दिशाओं में आयाम समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी भी एंटीना की क्षमता का विकिरण पैटर्न द्वारा मापा जाता है। एंटीना द्वारा प्रति इकाई ठोस का विकिरित ऊर्जा के रूप में एंटीना का रेडिएशन तीव्रता कहते हैं। यागी उड़ा एंटीना का डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं। यागी उड़ा एंटीना एक डायरेक्शनल एंटीना है। बीम एंटीना भी कहते हैं। यागी उड़ा एंटीना को बीम एंटीना भी कहते हैं। RF रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए बूस्टर छड़ व डायरेक्शनलिटी को बनाए रखने के लिए डायरेक्शनल छड़ का उपयोग किया जाता है। हाफ वेव एंटीना के ग्रुप को एंटीना एरे कहते हैं। हाफ वेव एंटीना के ग्रुप को एंटीना एरे कहते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले टेलीविज़न के लिए एंटीना यागी उड़ा होता है, जिसकी आवृत्ति प्रायः 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेडियो तरंग की संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्रांतिक आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को आयन मंडल में भेदन करके पार चली जाती है तथा पृथक पर कभी वापस नहीं आती है। क्रांतिक आवृत्ति से ऊपर की तरंगों आयन मंडल में भेदन करके पार चली जाती है तथा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आती है। ट्रांसमीटर तथा भूतल के उस बिंदु के मध्य व न्यूनतम दूरी जिस पर किसी विशेष आवृत्ति का आकाश तरंगे अपवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती है
उसे स्किप दूरी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह क्षेत्र जहाँ न तो भूतल तरंगे पहुँच पाती और न ही आकाश तरंगे, ऐसा क्षेत्र शांत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ भूतल तरंगे भी नहीं पहुँच पाती, आकाश तरंगे भी नहीं, वह क्षेत्र शांत क्षेत्र कहलाता है। टीवी ट्रांसमिशन में पिक्चर व ध्वनि सिग्नल को एक ही एंटीना से प्रसारित किया जाता है। यह प्रणाली टर्न स्टाइल एरे प्रणाली कहलाती है। टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर व ध्वनि सिग्नल को एक ही एंटीना से प्रसारित किया जाता है। यह प्रणाली टर्न स्टाइल एरे प्रणाली कहलाती है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में इकोनोस्कोप का प्रयोग करके वीडियो सिग्नल उत्पन्न करते हैं। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में इकोनोस्कोप का उपयोग करके वीडियो सिग्नल उत्पन्न किया जाता है। भारत में केवल बैंड 1 व बैंड 3 का उपयोग करके टीवी ट्रांसमिशन में किया जाता है। इन इंडिया टीवी चैनल के लिए बैंडविड्थ 7 मेगाहर्ट्ज़ होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन 120 किलोमीटर होता है। लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन 20 किलोमीटर होता है। टेलीविज़न में चित्र को बनाने और प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। टेलीविज़न में चित्र को बनाए रखने और प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग प्रक्रिया में दृश्यों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तेजी से पढ़ा जाता है। लगातार दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिए मोशन पिक्चर की दर 24 पिक्चर प्रति सेकंड व टेलीविज़न प्रणाली में 25 पिक्चर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कलर टीवी का प्रयोग किए जाने वाले 3 प्राथमिक कलर कौन? लाल, नीला व हरा। आरबीजी याद रखेंगे, यानी प्राइमरी कलर है वही होता है कलर टीवी में। आँखों द्वारा देखे गए वास्तविक रंग को हयू कहते हैं, टिंड कहते हैं। हयू या टिंड कहते हैं। आँखों द्वारा देखे गए वास्तविक रंग को हयू या टिंड कहते हैं। रंग की हयू वास्तविक रंग और संतृप्तता के बारे में जानकारी देने वाली टर्म क्रोमिनेंस कहते हैं। सेचुरेशन रंग की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। इसमें कोई वाइट रंग नहीं होता, टीवी में कोई वाइट रंग नहीं होता। क्या है ल्यूमिनेंस? बाई सिग्नल को ल्यूमिनेंस कहते हैं। ल्यूमिनेंस में 30% रेड होता है, 59% ग्रीन होता है, 11% ब्लू होता है। क्रोमिनेंस सिग्नल का आयाम संतृप्त और फेज रंग को प्रदर्शित करता है। टीवी रिसीवर में भी रेडियो रिसीवर की तरह सुपर हेड्रोडाइन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिले लाइन बाई सिग्नल को 60 माइक्रोसेकेंड से डिले कर देती है। डिले लाइन बाई सिग्नल को यानी डिले लाइन लुमिनेंस को 60 माइक्रोसेकेंड से डिले कर देती है। यदि लुमिनेंस को डिले नहीं किया जाए तो यह पिक्चर ट्यूब पर क्रोमिनेंस सिग्नल से पहले पहुंच जाएगा। पिक्चर ट्यूब का आकार उसके कर्ण से निर्धारित यानी डायगोनल नापते हैं। पिक्चर CRT कैथोड रे ट्यूब होता है। पिक्चर ट्यूब कैथोड रे ट्यूब के समान होता है। पिक्चर ट्यूब होता है जो CRT के समान होता है। एक्सरे उत्पन्न करता है कौन? एक्सरे करता है लुमिनेंस, यह एक्सरे उत्पन्न करता है। इसमें 3 प्राथमिक कलर होते हैं। RGB के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन होती है जो रेड के लिए 7, ग्रीन के लिए 9 और ब्लू के लिए 3 पिन पर होती है। पिक्चर ट्यूब को फिलामेंट का वोल्टेज 3.6 वोल्ट होता है। डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब में 3 गनों का उपयोग 120 डिग्री होता है। डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब में 3 गनों का कोण 120 डिग्री होता है। CRT की तुलना में LCD हल्के होते हैं। CRT की तुलना में LCD हल्का होता है। LCD में सामान्यतः कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों से निर्मित क्रिस्टल यानी LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों से निर्मित क्रिस्टल होते हैं। का ये एलईडी एलसीडी होता है जो कम ऊर्जा खपत करता है। एलसीडी में प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। एलईडी में इसका माने वो कमियां हैं, जो प्रकाश स्रोत एलसीडी में प्रकाश स्रोत अलग से प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। व्यू एंगल कम होता है इसका, सीआरटी का तुलना में व्यू एंगल कम होता है। एलसीडी में क्रिस्टलीय द्रव के रूप में पिक्चर को देखने के लिए एलसीडी में क्रिस्टलीय द्रव के रूप में होते हैं। और एलसीडी में पिक्चर को देखने के लिए स्क्रीन के पीछे बैकलाइट आवश्यक है। प्रारंभ में बैकलाइट के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप CFL का प्रयोग किया जाता था, परंतु आजकल एलईडी का उपयोग किया जाता है। एलईडी रिमोट में यह इंफ्रारेड सिग्नल पर कार्य करता है। रिमोट में इंफ्रारेड सिग्नल पर कार्य करता है। टीवी में एस्पेक्ट रेशियो का अर्थ होता है चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात होता है। चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात होता है। स्टेबलाइजर में इनपुट को ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता कुंडलन पर आउटपुट के द्वितीय कुंडलन पर संयोजित किया जाता है। स्टेबलाइजर की क्षमता वोल्ट एम्पियर में होता है और यह प्लस माइनस 60 वोल्ट तक परिवर्तन करता है। सर्वे वोल्टेज स्टेबलाइजर आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके परिपथ को ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवरलोड और लघु परिपथ से बचाता है। स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का उपयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का उपयोग किया जाता है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका क्या होता है? स्टेबलाइजर SMPS में स्विच मोड पावर सप्लाई स्विच मोड पावर सप्लाई के द्वारा उच्च वोल्टेज अनियमित डीसी को एसी में नियमित डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए व्यक्त किया जाता है। इसमें अनियमित डीसी सप्लाई को उच्च आवृत्ति की स्विच के द्वारा उच्च आवृत्ति चेप्ड डीसी में SMPS की सहायता से प्रवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। यूपीएस में दो पावर स्रोत मुख्य पावर व सोर्स पावर होते हैं। यूपीएस की क्षमता वोल्ट एम्पियर में होती है। यूपीएस में यूपीएस का हर्ट होता है। स्थैतिक स्विच संपर्क रहित स्विच होता है जो दो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को रिवर्स समानांतर अवस्था में संयोजित करके बनाया जाता है। स्थैतिक स्विच संपर्क रहित स्विच होता है जो दो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को रिवर्स समानांतर अवस्था में संयोजित करके बनाया जाता है। ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में इन्वर्टर लोड यूपीएस स्थैतिक स्विच के द्वारा हमेशा जुड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑफलाइन यूपीएस का इन्वर्टर केवल उसी समय प्रचलित होता है जब मुख्य पावर सप्लाई असफल है। ऑफलाइन का दक्षता कितना 90% होता है। ऑफलाइन का दक्षता 90% होता है। एसी सप्लाई ऑफ होने एवं प्रणाली परिवर्तन में व्यय हुआ कुल समय 5 मिलीसेकेंड प्रति साइकिल होता है। चॉपर एक ऐसी युक्ति है जो इनपुट में प्रति नियम डीसी वोल्टेज अथवा पावर को परावर्तित डीसी वोल्टेज या पावर में परावर्तित करती है। चॉपर का उपयोग एक दिशीय अर्धचालक में किया जाता है। चॉपर एक दिशीय कौन सा एसी और आईजीबीटी होता है। एसी चॉपर के समान भाषा में एसी लिंक चॉपर भी कहते हैं। एसी चॉपर को समान भाषा में एसी लिंक चॉपर भी कहते हैं। एसी चॉपर में डीसी को एसी तथा इसके पश्चात एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है।
डीसी को डीसी परावर्तित, डीसी को डीसी में परावर्तित करता है। डीसी से डीसी परावर्तक डीसी को डीसी में परावर्तित करता है। ध्यान से देखिएगा, डीसी से डीसी परावर्तक डीसी को डीसी में परावर्तित करता है। डीसी से डीसी परावर्तक शोर आइसोलेशन, पावर बस रेगुलेशन आदि प्रदान करता है। ICLM 2585 एक 6 पिन युक्ति मोनोलिथिक इंटीग्रेट वोल्टेज परावर्तक IC है जो बक बूस्ट तथा सप्लाई बैक परिवर्तन के रूप में प्रयुक्त होता है। ICLM 2585 का उपयोग स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों के लिए किया जाता है। देखिए SMD युक्ति आवृत्ति स्थिरता उच्च होती है। SMD युक्ति की आवृत्ति स्थिरता उच्च होती है। सरफेस माउंट डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आकार घट जाता है। SMD पुर्जा को प्रतिस्थापन युग्मक है। SMD पुर्जा प्रतिस्थापन युग्मक है। सतह का जड़ित प्रतिरोध सरफेस माउंट रजिस्टर का आकार आयताकार होता है, में आयताकार प्रतिरोधकों का प्रयोग किया जाता है। सतह जड़ित प्रतिरोध सरफेस माउंट रजिस्टर में आयताकार प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है। सतह जड़ित प्रतिरोध का परास 10 ओम से 10 मेगा ओम होती है। 3 टर्मिनल युक्ति सतह जड़ित डायोड में एक सिरा धनात्मक एनोड, दूसरा सिरा ऋणात्मक कैथोड व तीसरा सिरा कनेक्शन रहित होता है। पुनः प्रभावित सोल्डरिंग रीफॉल सोल्डरिंग में की संपूर्ण प्रक्रिया 4 चरण में होता है। पूर्व तापन, तापीय सॉफ्ट, पुनः प्रवाह और रीफॉल एवं शीतलन। कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म इसको आप देखेंगे। SOIC स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। SOP स्मॉल आउटलाइन पैकेज। BGA बॉल ग्रिड एरे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजिटल डाटा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले युक्तियाँ डिजिटल डिस्प्ले युक्तियाँ कहलाती है। डिजिटल डिस्प्ले में मुख्यतः 7 सेगमेंट डिस्प्ले LCD व LED सम्मिलित है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में इनपुट डाटा BCD के रूप में होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए प्रयुक्त होने वाला डिकोडर BCD संख्याओं को 7 सेगमेंट में परिवर्तित करता है। 7 सेगमेंट डिकोडर में 4 इनपुट लाइन व 7 आउटपुट होता है। सौर विकिरण को किलोवाट प्रति मीटर में पाया जाता है। किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में पाया जाता है। सौर विकिरण का मापन तापमापी पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल जो होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर कार्य करता है। मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन सोलर सेल का आकार अष्टकोणीय और रंग काला होता है। मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन सोलर सेल की दक्षता 15% से 18% होती है और मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉलीक्रिस्टलीय सिलिकॉन सोलर सेल का रंग नीला होता है। पॉलीक्रिस्टलीय सिलिकॉन सोलर सेल की दक्षता 12% से 14% होता है। इसका बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइब्रिड सोलर सेल में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थों में होल तथा अकार्बनिक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह के लिए आवेश वाहक कार्य करता है। इसका दक्षता 20% होती है। यदि 36 सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर
एक सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है। 36 सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली में वह युक्ति है जो बैटरी को अधिक चार्ज या अधिक डिस्चार्ज होने से बचाती है, चार्ज कंट्रोलर कहलाती है। सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिक वोल्टेज उत्पन्न होने से मॉड्यूल खराब हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए सभी सेलों को विपरीत समानांतर क्रम में डायोड लगाया जाता है, उसको बाईपास डायोड कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण सेल या बैटरी कहते हैं। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति अम्लीय व अकार्बनिक होती है तथा इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर आवर में मापी जाती है। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आवेशित होता है, जब बैटरी पूर्ण चार्ज होगा तो इसका आपेक्षिक 1.25 से 1.28 होता है। अर्ध चार्ज होगा तो 1.20 से 1.23 होगा और डिस्चार्ज में 1.18 से कम होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित द्वारा वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है। बैटरी को यदि हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो वोल्ट का मान बढ़ जाता है तथा समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। बैटरी को श्रेणी क्रम में वोल्ट बढ़ता है और समानांतर क्रम में धारा बढ़ता है। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? ट्रिकल चार्जिंग, यह एक बैटरी की तरोताज़ा करने की विधि होती है तथा इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है। ट्रिकल चार्जिंग यह एक बैटरी को तरोताज़ा करने की विधि है तथा इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है। बकलिंग दोष, यह दोष पूर्णतः लेड एसिड सेल का है तथा यह दोष बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निरावेशित करने के कारण उत्पन्न होता है। बकलिंग दोष के कारण बैटरी के प्लेट मुड़ जाती है। बकलिंग दोष के कारण बैटरी के प्लेट मुड़ जाती है। लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग नहीं लेने के कारण उसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग नहीं करेंगे तो उसमें सल्फेशन का दोष उत्पन्न होता है। लेड एसिड बैटरी की अशुद्धियाँ के कारण सेडिमेशन दोष उत्पन्न होता है। ECE का पूरा नाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है तथा इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलम होता है। ECE का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलम होता है। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी विद्युत सप्लाई की जरूरत होती है। बैटरी में ध्रुवाक्षण पोलराइजेशन दोष का निवारण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बैटरियों में पोलराइजेशन के दोष को रोकने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सौर या बैटरी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे कार्य करता है। सौर या बैटरी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे कार्य करता है। फैराडे को विद्युत अपघटन का प्रथम नियम मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से प्रभावित धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। M समानुपाती I/T, M = ZIT होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। प्राथमिक सेलों में सामान्यतः अनुकर्मणीय अभिक्रिया होती है। प्राथमिक सेलों में सामान्यतः अनुकर्मणीय अभिक्रिया होती है जब द्वितीयक सेल में उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसको आप हमेशा अच्छा से याद कर लेंगे, पूछा जाता है क्या है। देखिए इसको फॉन्ट थोड़ा सा हम कम करते हैं, देखिएगा, और कम करते हैं
ये पूछा जाता है क्या। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल प्राथमिक सेल है, सेल मतलब प्राथमिक हो गया, सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एनोड कैथोड और ईएमएफ और उपयोग। वोल्टेइक सेल, वोल्टाइक सेल में होता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, H2SO4 होता है, एनोड इसमें कॉपर का होता है, कैथोड में जिंक का होता है, कैथोड जिंक का होता है। इसका ईएमएफ 1.08 वोल्ट होता है। इसका उपयोग डेनियल सेल, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, एनोड में कॉपर होता है, कैथोड में जिंक होता है और ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट। प्रयोगशाला में इसको डेनियल सेल को कहाँ उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। लेक्लांसी सेल इसमें NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट, लेक्लांसी सेल में NH4Cl का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, एनोड कार्बन के, कैथोड जिंक के। इसका ईएमएफ कितना होता है 1.46 वोल्ट होता है। यह एक क्षारीय प्राकृतिक सेल होता है जहाँ रुक रुक कर विद्युत सप्लाई, जैसे विद्युत घड़ी, टेलीफोन की आवश्यकता होती है। और देखिए क्या है, सुख सेल। सुख सेल में किसका उपयोग करते हैं, NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस POP। और इसमें एनोड कार्बन का होता है, कैथोड जिंक का होता है। इसका ईएमएफ 1.4 से 1.5 तक होता है। इसमें कार्बन, इसका उपयोग क्या करते हैं, इसमें कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग टॉर्च, टेलीफोन, कैमरा, विद्युत घड़ी, दीवार घड़ी, खिलौने आदि में किया जाता है। मरकरी सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट KOH करते हैं। मरकरी सेल में KOH का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग करते हैं और इसमें एनोड मरकरी का होता है। इसमें जिंक का होता है कैथोड, मरकरी सेल में कैथोड जिंक का होता है। इसका ईएमएफ कितना होता है, मरकरी सेल का ईएमएफ कितना होता है 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। इसमें इसे बैटन सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल में इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है और इसका एनोड होता है सिल्वर ऑक्साइड का, कैथोड होता है जिंक का। और ईएमएफ कितना होता है, और ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट। इसका जीवन काल सर्वाधिक होता है और इसका ईएमएफ 2.4 से 3.6 होता है। इसका उपयोग मोबाइल और लैपटॉप बैटरी में किया जाता है। अरे सॉरी।